नमस्कार। आज के हमारे YouTube चैनल रूबरू में आपका हार्दिक स्वागत है। हर बार की तरह एक बार फिर एक शख्सियत से आपकी मुलाकात, उनके संघर्ष से, उनकी लगन से और उनके जीवन से और उनके कार्यों से आपको रूबरू कराएंगे आज के इस कार्यक्रम रूबरू में। और आज की शख्सियत हमारे साथ साहित्यकार, योग गुरु सुनील हापड़िया जी। जी हापड़िया जी, नमस्कार। नमस्कार आपको और YouTube चैनल के सभी श्रोताओं को। जी धन्यवाद। हापड़िया जी, वैसे आपका जो नाम है हिंदी साहित्य में बड़ा जाना पहचाना सा नाम है। हिंदी साहित्य में भी व्यंग में आपका बड़ा परिचित नाम है। ये जो यात्रा, आपकी जो यात्रा है, व्यंग की यात्रा या हिंदी साहित्य की यात्रा का सफर कैसे शुरू हुआ और कब से शुरू हुआ? जी हाँ प्रिय। दरअसल व्यंग और हास्य जी समाज की ऐसी विधा है कि जहां आप कुछ कमियों को देखते हैं और वो कमी आपको कचोटती हैं, जी तो लेखन के रूप में वो बाहर आ सकती हैं, बशर्ते कि आपके अंदर कुछ लिखने की क्षमता हो। जी। तो इसी प्रकार मेरी जो जीवन यात्रा, योग यात्रा से भी पूर्व कह सकते हैं साहित्य यात्रा, तो मेरी साहित्य यात्रा शुरू हुई तो 1985 की बात है। जी। देश के बहुत प्रसिद्ध समाजसेवी हैं डॉक्टर एस एन सुब्बा राव। जी जी बिल्कुल। उनके साथ और उनसे भी पहले बाबा आमटे जी से मुलाकात, समाज सेवक बाबा आमटे जी से मुलाकात। जी जी, दोनों ही बेहतरीन नाम। उनकी निट इंडिया मार्च के दौरान, भारत जोड़ो साइकिल यात्रा थी, उसके दौरान उनसे मुलाकात। फिर एस एन सुब्बा राव जी से, तो उनके साथ एक बार सबसे पहला जो मेरा एक योग का नहीं बल्कि एक सामाजिक जन चेतना को जागृत करने के लिए आदिवासी लोगों में एक कैंप था। उनके डायरेक्शन में, उनके निर्देशन में, उनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहीं एक पहली कविता का जो उन आदिवासी लोगों की गरीबी के ऊपर थी, तो वो निकल के कुछ आई थी। अच्छा। यद्यपि उसकी पंक्तियां तो मुझे बहुत कम याद होंगी, जितनी भी याद हो। बस ऐसे ही कुछ कह सकते हैं कि उन दिनों 21वीं सदी का दौर था। बहुत ज़्यादा हमारे राजनेता लोगों में 21वीं सदी का सपने दिखा रहे थे। तो भारत के युवा प्रधानमंत्री उस समय शायद राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव जी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे ही पंक्तियां बस ऐसे ही निकल गई उनकी लाचारी की अवस्था को देखते हुए कि हम के सदियों से नहीं चला जिनके यहाँ 2 जून भोजन का दौर, हम जा रहे 21 में, वो जा रहे 10वीं की ओर। उन लोगों का दरअसल ये है कि शाम को इस उम्मीद के साथ सो जाते हैं कि सुबह खाना खाने के लिए मिल जाएगा, और शाम से पूरी रात, सुबह से रात इसलिए हो जाती है कि चलो पूरे दिन मेहनत करेंगे तो शाम को कुछ खा के सो जाएंगे। तो इसी 2 समय के या एक टाइम के भोजन के लिए जो जद्दोजहद है, जो एक संघर्ष है जीवन से, जीवन जीने के लिए संघर्ष, रोटी के लिए संघर्ष, इवन पानी बहुत दूर से सर पे लेके आते थे। बहुत पुरानी बात होगी, 1985 को। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1985 35 के साल के करीब हो गए। तो उस अवस्था पे लिखना शुरू हुआ जी। और इत्तेफाक से हादसे से निकल गया कि वहीं श्योपुर में एक बड़ा कवि सम्मेलन था, मध्य प्रदेश में श्योपुर में कवि सम्मेलन था। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे प्रसिद्ध कवि के भतीजे भी हैं, तो आप कुछ अपना कवि सम्मेलन कवि भोंपू जी का, सत्यदेव शास्त्री भोंपू जी के विषय में वहाँ के आयोजकों को मालूम था कि मेरा उनसे नाता है, पारिवारिक नाता है। तो उन्होंने कहा आप भी कविता पढ़ी। तो वो जो उस समय लिखी गई थी और वो तुरंत स्टेज पर लिख करके पढ़ दी। बस तभी से उसकी कुछ पंक्तियां समझता आपको याद हो? वो ऐसे व्यंग ही था, राजनीतिक व्यंग था। अब लंबी कविता है, मुझे इस समय उसकी कुछ चंद लाइन इस समय तो शायद ध्यान नहीं आ पाएगी। जी जी। वो उसका मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ। ये वैसे भी तो आपकी बहुत सारी व्यंग रचना है। व्यंग रचना तो बहुत का मार बड़ी उसी पर्टिकुलर कविता के लिए आप कहेंगे तो, बल्कि उस कविता की तो स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने बहुत तारीफ की थी, जबरदस्त। लेकिन इस समय मुझे कंठस्थ नहीं है। तो
यदि आपको कोई चीज़ पूरी एक और साहित्य में और बताऊं, विशेष रूप से मंचों पर यदि कोई चीज़ आपको पूर्णतः कंठस्थ नहीं है तो आपको बाहर नहीं निकालनी चाहिए, पहले पूरा कंठस्थ करो फिर सामने जानी चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 35 साल पहले लिखी थी, पढ़ी भी बहुत, फिर अभी पूरा याद नहीं है। और दूसरी बहुत रचनाएं उस तरह की हो गई। जी आपको उसके बाद में तो आपका अनुभव जो साहित्य का सफर है वो चलता रहा है आज तक भी। पहली जो लगन लगी थी तो वहाँ से लगी और फिर वहाँ से फिर लिखना शुरू हो गया। इस साहित्य में तो आपने हिंदी भाषा के लिए, विशेष रूप से हिंदी भाषा के लिए आपने विदेश की यात्रा की है, हिंदी भाषा के प्रसार प्रचार के बढ़ावा के लिए भी, और भारत की बड़ी महत्वपूर्ण संस्था नारायणी साहित्य अकादमी से भी आप जुड़े हुए। जी हाँ, नारायणी साहित्य अकादमी से मैं बिल्कुल लाइफ मेंबर रहा हूँ और हूँ नारायणी साहित्य अकादमी का। और उन्हीं के द्वारा मुझे बहुत पहले संभवतः 2011 में अमेरिका, कनाडा वगैरह भी घूमने का अवसर मिला हिंदी साहित्य की सेवा के लिए। जी जी बिल्कुल। हिंदी साहित्य की सेवा के लिए या वहाँ रहने वाले हिंदी भाषी लोगों के बीच में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए भी कह सकते हैं। बिल्कुल। उद्देश्य तो यही होता है कि हमारा साहित्य सब तक जाए, जन जन तक पहुँचे और उस पर लोग लाभ उठाएं, उससे आनंदित हो। यदि हास्य लिख रहे हैं तो उसमें हंसें, खिलखिलाएं, ठहाके लगाएं, और व्यंग यदि कुछ समझ में आ जाए तो उस कमी को दूर कर पाए। ठीक उसके जैसे आप नारायणी साहित्य अकादमी से जुड़े, हिंदी की बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। जी जी जी। आप योग में आपका बहुत बड़ा काम है, उसी के साथ साथ आप अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद के भी संस्थापक हैं। हाँ, मुझे मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं संस्थापक सदस्य हूँ और अंतर्राष्ट्रीय किसान परिषद का भी। बेसिकली तो मैं किसानी का ही बेटा हूँ। मेरी माँ किसान थी। पिताजी के बारे में इसलिए नहीं कह रहा कि पिताजी बिजनेसमैन थे। बचपन में स्वर्गवास हो गया जब मैं 8 साल का था। तो माँ ने वो खेती, कृषि करके, किसानी करके मुझको पाला पोसा। भैंस रख के, दूध बेच करके, कह सकते हैं जो भी आजीविका पूरी कृषि से संबंधित जो कार्य हो सकता है। तो मैं तो प्योर किसानी का बेटा हूँ और मैंने एग्रीकल्चर साइड से पढ़ाई भी किया। बिल्कुल। अच्छा, आपने जी एक चीज़ और पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि हमारे इस रूबरू कार्यक्रम में देश और दुनिया के जो हमारे जानने वाले हैं या देखने वाले, सुनने वाले हैं, उन दर्शकों के लिए आज तक का जो आपका साहित्य है, लगभग जो 35 साल का या 36 साल का जो आपका साहित्यिक सफर है, उसमें आप अपनी सबश्रेष्ठ रचना कौन सी रचना मानते हैं? हालांकि मैं इस बात को संशोधित कर दूँ प्रिया जी कि रचना और माँ, जैसे माँ को हर अपना बेटा बिल्कुल सारी संतानें बराबर, सारी संतानें बराबर। उसी तरह एक भी किसी भी कलाकार के लिए उसकी सारी रचनाएं एक जैसी समान होती हैं। वो उसको ऐसे नहीं कह सकता कि ये अच्छी है या बुरी है, लेकिन फिर भी एक होता है कि भाई ये मेरी रचना सबश्रेष्ठ है। तो इस लगभग 35 साल के अपने साहित्यिक सफर में आप अपनी कौन सी रचना को, बहुत सारी रचनाएं हमने भी आपकी मंचों पर सुनी हैं, जैसे मुझे एक याद है कि आपकी संसद का मार्च एक रचना है या और तो आपके हिसाब से आप कौन सी रचना को महत्वपूर्ण रचना मानते हैं कि अब तक की मेरी साहित्य सफर की सबसे महत्वपूर्ण या अच्छी रचना? देखिए, जो मंचों पर जो तालियां बजवाने की बात है जी, आम जनमानस को, भीड़ को जो पसंद होने वाली बात है, तो अब से 30 साल पहले भी और आज भी लोग हास्य और व्यंग को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। जी। जो भीड़ है, आश्रय उसी को देते हैं, उसी को सुनना चाहते हैं। तो उसी दौरान की मेरी हास्य और व्यंग की जो कविताएं हैं, उन्हीं को निसंदेह ज़्यादा सराहा गया है या सुना गया है। और यूँ भी कह सकते हैं कि मैंने उन्हीं को पढ़ा भी है, क्योंकि मेरा उन पर ज़्यादा एकाधिकार था। जी। बार बार कहते ना, करत करत अभ्यास के गणमति वो सुजान रसरी आवत जाते शिल्प है परत निशान। तो उनको बार बार पढ़ते रहने से निरंतर उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी और पढ़ने का एक प्रस्तुतिकरण अच्छा हो गया। लोगों को भी वो ज़्यादा पसंद आती है। हम लोग रिस्क नहीं लेते ज़्यादा। उस रचना की कुछ पंक्तियाँ अगर आप सुना सकें। एक छोटा सा व्यंग आप देखिएगा जी। विशुद्ध राजनीतिक व्यंग। बिल्कुल। नर्सरी स्कूल में, आजकल के कॉन्वेंट स्कूल में बहुत सारे खेल होते हैं। बिल्कुल। मैंने कल्पना की खिलौनों की लूट। जी। मैंने मान लिया कि खेल होता होगा खिलौनों की लूट। इसमें कैसे यदि हास्य और व्यंग निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे? तो
ऐसे में निकल के आया, आपकी अदालत में रखता हूँ, आप जी जी श्रोता जी, दर्शक बिल्कुल सुनेंगे बिल्कुल और आनंद लेंगे। जी बिल्कुल। एक बार हम्म, विशुद्ध राजनीतिक व्यंग, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक बार हम्म, एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल ने हम्म, अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान हम्म, एक खिलौनों की लूट का आयोजन कराया। हम्म, एक बार एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान एक खिलौनों की लूट का आयोजन कराया, जिसमें एक भ्रष्ट नेताजी का पुत्र अंतिम नंबर पर। अच्छा अच्छा, बढ़िया है, बहुत अच्छा। एक भ्रष्ट नेताजी का पुत्र अंतिम नंबर पर आया। हम्म, घर पहुंचते ही हम्म, पुत्र की हार पर हम्म, नेताजी ने अपनी पत्नी को बहुत धमकाया, हाँ पुत्र को नहीं, हाँ, अपनी पत्नी को बहुत धमकाया हम्म, और कहा, तुमने हमेशा ही इस लड़के को मेरा पुत्र बताया है। हम्म, पत्नी से, हाँ, जी, तुमने हमेशा ही इस लड़के को मेरा पुत्र बताया है, मगर मुझे तो संदेह है, क्योंकि मेरा एक भी गुण इसमें नहीं आया है। अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है। क्योंकि खिलौना तो लूट ही नहीं पाया, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा एक भी गुण इसमें नहीं आया है। फिर अपने पुत्र से संबोधित होते हुए बोले, अपने मोटे और काले होठ कुछ इस तरह खोले, अरे बेवकूफ, तू बड़ा होकर भी इसी तरह से हमारा नाम रोशन करेगा। एक छोटा सा खिलौना नहीं लूट सका तो देश को लूट लूट कर स्विस बैंकों को कैसे लूटेगा? अरे बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। देश को लूट लूट कर स्विस बैंकों को कैसे भरेगा? बुद्धिजीवी पुत्र, बुद्धिजीवी पुत्र अपने पिताजी से बोला, है नेताश्री, हे नेताश्री, हम आपके पुत्र हैं, आपके ही पद चिन्हों पर चलेंगे, कुछ बने या न बने, लेकिन मंत्री तो अवश्य बने। क्योंकि आजकल कुछ भी करो ना करो, पढ़ो ना पढ़ो, 8वीं फेल भी हो गए तो किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री जाकर बन सकते हो, बिल्कुल, यदि कई राजनेता के घराने से हो। इसीलिए अपने पिताजी से बोला, है नेताश्री, हम आपके पुत्र हैं, आपके ही पद चिन्हों पर चलेंगे, कुछ बने या न बने, लेकिन मंत्री तो अवश्य बनेंगे। और यदि मंत्री बनकर भी स्वयं ही लूटपाट मचाएंगे तो देश के ढेर सारे पुलिस वाले किस काम आएंगे? बहुत अच्छा है। देश के ढेर सारे पुलिस वाले किस काम आएंगे? अरे हम तो आधुनिक तकनीक अपनाएंगे, उन्हीं से लूट कराएंगे, उन्हीं से जांच कराएंगे, उन्हीं से लूट कराएंगे, उन्हीं से जांच कराएंगे, उन्हीं से लूट कराएंगे। बहुत बहुत बेहतरीन रचना, बहुत बेहतरीन व्यंग जी। लेकिन आप एक सीधा सा बताइए कि ये ऐसे राजनीतिक व्यंग हो जाते हैं। जी पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अच्छा है। आप देखिए, अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सवाल ये भी बोलना तो किसी को पड़ेगा। नहीं, आप जैसे अच्छे इंटरव्यू लेने वाले हो तो कुछ भी निकलवा सकते हैं, गहराई से गहरी तक भी आप जा सकते हैं। आप ये अब थोड़ा सा हम को दूसरी तरफ लेके चलते हैं। साहित्य में जोड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, जैसे अशोक चक्रधर साहब जी को ले लो, ये बहुत सारे और भी जोड़ियाँ हैं। इनको हरीश नवल जी को आप ले लें, बहुत बड़े साहित्यकार हैं सर। हाँ, हरीश नवल जी बहुत बड़े गायकार हैं, बड़े अशोक चक्रधर जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, भारती जी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें साहित्य जोड़ी है। एक जोड़ी भविष्य में आपके साथ भी नाम लिखने जा रहा है। जहाँ तक हमें जानकारी है कि आपकी पत्नी डॉक्टर लक्ष्मी दत्त भी आपकी तरह ही साहित्य रुचि रखती हैं और लिखती हैं। उनकी भी बहुत सारी रचनाएं, विशेषकर बहुत सारी रचनाएं, विशेषकर उनके जो गीत हैं, उनके गीत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। सोशल मीडिया पर बड़े प्रसिद्ध हैं। तो कैसा लगता है कि जोड़ी जब एक ही क्षेत्र में एक ही काम करते हैं? देखिए, ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए जी, कि जब आप दोनों एक ही रुचि के हो जाते हैं। ज़्यादातर तो प्लस पॉइंट ही होता है जी, क्योंकि जब आप एक ही रुचि के होते हैं तो एक दूसरे के साहित्य को समझ सकते हैं जी बिल्कुल, और एक दूसरे की उत्साहवर्धन कर सकते हैं, एक दूसरे की रचनाओं को सुन करके, डिस्कशन करके, तो हम उत्साहवर्धन करके उसको प्रेरित करते हैं कि ताकि वो और कुछ अच्छा लिख पाए। निसंदेह और प्रसन्नता भी होती है कि हाँ, आपकी शादी हुई है, आपके लाइफ पार्टनर, आपके जीवन साथी भी वैसी ही क्षेत्र में, वो भी साहित्यकार से संबंधित है। और एक और खास बात है, मैं तो केवल हिंदी में थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, उनकी एक और खास बात है कि वो संस्कृत में, गढ़वाली और हिंदी भाषा, चार भाषा में, हिंदी भाषा, इन सब भाषाओं में एक साथ वो लेखन करती हैं। तो निसंदेह रूप से मैं भी उनका प्रशंसक ही हूँ।
जी जी और अपनी पत्नी का तो प्रशंसक वैसे सभी को रहना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात। लेकिन हापुड़िया जी, अब सीधा सा सवाल जी कि जी जी। आजकल आप साहित्य में नया क्या लिख रहे हैं? समसामयिक रचनाएं, बल्कि मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, जी। मेरी ट्रेजिडी, बहुत बड़ी ट्रेजिडी एक बार हुई। और आप लोग भी, सुनने वाले भी क्या कहेंगे कि ये तो जिस नाम से मैंने कमा के खाया, एक हास्य और व्यंग का कवि बनकर के कमा के खाया, उस क्षेत्र में मैं 1988 के बाद कुछ नहीं लिख पाया। आप अनुमान लगा सकते हैं, 1988 के बाद मैं हास्य और व्यंग में नहीं लिख पाया। उसका कारण, मैं बहुत अच्छी तरह उस समय बहुत प्रोग्राम्स में जाने लगा था, बहुत लेखन हो रहा था ज़बरदस्त, लेकिन अचानक 1988 में 19 नवंबर को मेरी माताजी का स्वर्गवास हो गया। और पता नहीं क्या जीवन को एक झटका सा लगा कि वो झटका बहुत बड़ा ठहराव दे गया मेरे हास्य व्यंग की यात्रा में। तब से मैं हास्य व्यंग तो नहीं लिख पाता, जब से मेरी माँ का स्वर्गवास हुआ, मुझे छोड़ कर गई। लेकिन साहित्य में लिख तो रहे हैं ना? हाँ, जो परमात्मा, अब ये सरस्वती की कृपा है। वो भी सरस्वती की कृपा थी कि वो मेरे दिमाग पर बैठ कर मुझसे लिखवा देती थी। सरस्वती ही हमारी संपूर्ण कलाओं की, लेखन कला की, आपके दिमाग की, आपकी विद्या की जननी है, स्वामिनी है, तो लिखवा देती है। अभी भी यदा कदा जब कभी भाव ऐसे आते हैं तो उनकी कृपा से आते हैं, और कुछ ना कुछ कागज पे उतर जाते हैं और कविता बन जाती है। हापुड़िया जी, अब सीधा सीधा सवाल, बिल्कुल सीधा। आप जैसे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वरिष्ठ जो कलमकार हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के लिए काम किया है और कर रहे हैं, आने वाले जो हमारे नवोदित जो कलाकार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या संदेश है? जो हमसे बाद में आने वाली पीढ़ियां हैं, अभी आ रहे हैं और हमारे बाद भी आएंगी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग यथार्थवादी बने। जमीन यथार्थवादी, विशेष रूप से यथार्थ, केवल कपोल कल्पनाओं से काम नहीं चला करते। हमें यथार्थ की तपती जमीन पर अपने पांव टिकाने होंगे, और यथार्थ के आधार पे आप जो लिखेंगे, आम आदमी की कसौटी पर जो लिखेंगे, तो निसंदेह अच्छा निकल के आ पाएगा। और मेरा उनको यही सजेशन, और दो शब्द, बहुत बड़ा साहित्यकार तो मैं नहीं, पर क्या कहूँ, लेकिन हाँ इतना कि आप यथार्थ से मुंह ना मोड़ें, केवल कोरी कल्पनाओं में न जिएं, और अपने समय के हिसाब से ठहर न जाएं, चलते जाएं। चरव्यति, जैसे कि मेरी दो पंक्तियां आप कहें तो मैं बता देता हूँ इसी सब्जेक्ट में, कि नीड़ मडैया दफ्तर घरना, कोठी नाबुद खाने में, गीत हमारे रहा करेंगे दिल के राज घराने में। नीड़ मडैया दफ्तर घरना, कोठी नाबुद खाने में, गीत हमारे रहा करेंगे दिल के राज घराने में। और जो मैं कहना चाहता था कि जीने का मतलब तो चलते 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 जाना है। जीने का मतलब तो चलते 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 जाना है। ठहर गए तो खत्म कहानी जीवन के अफसाने में। ठहर गए तो खत्म कहानी जीवन के अफसाने में। इसीलिए चलते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, और अच्छे से अच्छा पढ़ते रहिए। पहले अच्छा लिखने के लिए आपको अच्छा पाठक होना बहुत आवश्यक है। आप जी लगा के पढ़िए, लिखना तो पढ़िए ज़्यादा, लिखिए कम। जब सरस्वती की कृपा होगी, आप अपने आप लिखने लगेंगे, फिर आपकी कल लेखनी चल जाएगी, तो दुनिया उसे रोक नहीं पाएगी। बट आप पढ़ते जाइए। धन्यवाद सुनील हापुड़िया जी। साथियों, आज हमारे इस रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार, कलमकार, हमारे अपने सुनील हापुड़िया जी। संभवतः आपको इनके संघर्ष के बारे में पता लगा होगा। पुनः एक बार किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात कराएंगे, आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।